यूपी जीके फोरम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल यूपी जीके फोरम को ज्वाइन कर लीजिए। यह वीडियो उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर यूपीएसएससी परीक्षाओं के लिए जिनमें इस विषय से लगभग 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट यूपी इकोनॉमी 2026 को कवर करेंगे, जो कि एक सदाबहार करंट अफेयर्स टॉपिक है। चलिए सबसे पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। यह है उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2025-26 का परिचय। जी, और इसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति का एक्सरे कहा गया है। एक्सरे मतलब ये हमें अर्थव्यवस्था की पूरी एक सच्ची तस्वीर दिखाती है। बिल्कुल, जैसे एक्सरे शरीर के अंदर की हर चीज साफ दिखा देता है, वैसे ही ये समीक्षा अर्थव्यवस्था के अंदरूनी सच्चाई को, उसकी ताकत और कमजोरियों को हमारे सामने रखती है। अच्छा, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाँ, इसकी तारीख। इसे वित्त मंत्री द्वारा सदन में 9 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया था। तो ये तारीख याद रखनी है। और इसमें दो मुख्य बातें हैं, है ना? पिछले वर्षों की उपलब्धियां और भविष्य के लिए एक रोड मैप। जी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इसे प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं का दस्तावेज कहा गया है। चलिए, तो फिर इन आकांक्षाओं को और आंकड़ों को जरा और गहराई से देखते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, ये स्लाइड यूपी की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को दिखाती है। और ये रफ्तार तो काफी तेज दिख रही है। मतलब उत्तर प्रदेश अब देश की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। बिल्कुल, अगर आप आंकड़ों पर ध्यान दें तो 2016-17 में अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 13,30,000 करोड़ रुपए था। 13 लाख करोड़। ठीक है। और 2024-25 में ये दोगुना से भी अधिक बढ़कर 30,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। 30 लाख करोड़, ये एक शानदार वृद्धि है। मतलब 8 सालों में डबल से भी ज्यादा। जी, और भविष्य का लक्ष्य तो और भी बड़ा है। 2025-26 तक 36 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को छूना है। तो परीक्षा के लिए जो जरूरी पॉइंट है वो ये है कि 2024-25 में यूपी की जीएसडीपी का अनुमानित आंकड़ा 30.25 लाख करोड़ है। हाँ, ये आंकड़ा नोट कर लेना चाहिए। अब ये स्लाइड बताती है कि कैसे यूपी अब पूरे भारत के विकास में एक इंजन की तरह काम कर रहा है। सही बात है, क्योंकि जब इतनी बड़ी इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यूपी की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है। हाँ, 2016-17 में ये योगदान 8.6% था और अब 2024-25 में ये बढ़कर 9.1% से भी अधिक हो गया है। तो निवेशकों का भरोसा क्यों बढ़ा है? इसका कारण इसमें SSS बताया गया है। ये क्या है? SSS यानी सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड। मतलब सुरक्षा, स्थिरता और गति। बिल्कुल, निवेशकों को यही गारंटी चाहिए होती है कि उनका पैसा सुरक्षित है, सरकार की नीतियां स्थिर हैं और काम तेजी से हो रहा है। तो परीक्षा के लिए एक और अलर्ट। राष्ट्रीय आय में यूपी का योगदान 2024-25 में 9.1% पहुंच गया है। जी। अच्छा, ये स्लाइड एक बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाती है। 50 साल बाद एक ऐतिहासिक बदलाव। हाँ, और ये कहानी थोड़ी सी चिंताजनक भी है और उम्मीद जगाने वाली भी है। कैसे? देखिए, आजादी के समय यूपी की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के लगभग बराबर थी। हम पीछे नहीं थे। अच्छा। लेकिन 2014-15 तक ये गिरकर राष्ट्रीय औसत का केवल 50.2% रह गई थी। मतलब देश का आम नागरिक जितना कमा रहा था, यूपी का नागरिक उसका सिर्फ आधा कमा रहा था। 50 साल में हम इतने पिछड़ गए। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि इसमें सुधार हुआ है। जी, 2024-25 में इस गिरावट को रोका गया है। अब ये राष्ट्रीय औसत का 53.5% हो गई है और इसमें लगातार सुधार हो रहा है। मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया है। बिल्कुल। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, यानी पर कैपिटा इनकम की। हर नागरिक की समृद्धि का सपना। और ये वो आंकड़ा है जो सीधे सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ता है। हाँ, 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय थी 54,564 रुपए। जी, और 8 वर्षों में ये भी लगभग दोगुनी हो गई है। 2024-25 में यह 1,09,844 रुपए पहुंच गई है। मतलब 1 लाख का जो साइकोलॉजिकल आंकड़ा है वो पार हो गया। हाँ, और 2025-26 के लिए अनुमान 1,20,000 का है। तो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 1,20,000 रुपए। जी,
ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। ये पाई चार्ट अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों के योगदान को दिखाता है। हाँ, और इसमें एक बड़ा बदलाव दिखता है। सबसे बड़ा योगदान 47% सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का है। 47%, ये तो लगभग आधा हो गया। जी, ये दिखाता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था अब आधुनिक हो रही है, खेती से आगे बढ़ रही है। और दूसरे नंबर पर दूसरा सबसे बड़ा है औद्योगिक क्षेत्र 27.2% पर। और फिर कृषि 25.8% के साथ। हाँ, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। तो परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु ये है कि यूपी की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, 47%। बिल्कुल। अब विकास के लिए पैसा कहाँ से आता है? बजट से। तो ये स्लाइड बजट के आकार की बात करती है। जाहिर है बड़े लक्ष्यों के लिए बड़ा बजट भी चाहिए। तो 2016-17 में बजट का आकार था 3.47 लाख करोड़ रुपए। और 2025-26 के लिए अनुमानित बजट है 8.33 लाख करोड़ रुपए। ये तो मतलब 9 साल की अवधि में दोगुने से भी ज्यादा की वृद्धि है। हाँ, ये प्रदेश की आर्थिक क्षमता को भी दिखाता है। आज का निवेश, कल का विकास। ये केपेक्स वाली स्लाइड है। ये केपेक्स क्या होता है? देखिए, केपेक्स का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी पूंजीगत व्यय। आसान भाषा में ये वो खर्च है जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर करती है, जैसे सड़कें, पुल, बिजली घर, एयरपोर्ट, ऐसी संपत्ति जो भविष्य में भी काम आए। अच्छा, तो ये वो निवेश है जिसका फायदा लंबे समय तक मिलता है। बिल्कुल। तो 2016-17 में पूंजीगत व्यय था लगभग 70,000 करोड़। 69.79 हजार करोड़। हाँ। और 2024-25 में ये दोगुने से भी अधिक होकर 147.72 हजार करोड़ हो गया। इसका मतलब है कि सरकार भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव रख रही है। जी, लेकिन इतने बड़े खर्च के साथ वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया हो? ये एक बहुत जायज सवाल है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यूपी ने FRBM यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के मानकों का पूरी तरह पालन किया है। और राज्य का अपना टैक्स कलेक्शन मतलब ओन टैक्स रेवेन्यू वो भी लगभग 2.5 गुना बढ़ा है। ये आत्मनिर्भरता की निशानी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है सार्वजनिक ऋण GSDP अनुपात। डेट टू GSDP रेशो? ये 29.3% से घटकर 28% हो गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य की कुल कमाई की तुलना में उस पर कर्ज का बोझ कम हुआ है, और ये राष्ट्रीय औसत जो कि लगभग 53% है, उससे काफी बेहतर स्थिति है। तो मतलब चादर से ज्यादा पैर नहीं पसारने आ रहे हैं। बिल्कुल, एक संतुलित विकास हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कि उत्पादन में उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है। किन किन चीजों में हम नंबर 1 हैं? यहाँ तो लिस्ट काफी लंबी है। खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, आलू और आम, इन सब में हम देश में पहले स्थान पर हैं। और मेंथा उत्पादन में भी राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। जी, और सिर्फ पारंपरिक खेती ही नहीं, पिछले 8 सालों में मत्स्यन यानी मछली पालन में 115.5% की वृद्धि हुई है। और दूध उत्पादन? दुग्ध उत्पादन में 33.6% की वृद्धि के साथ यूपी देश में अग्रणी बना हुआ है। तो खेती किसानी में यूपी एक पावर हाउस है। इसमें कोई शक नहीं। और खेती के लिए सबसे जरूरी है पानी। तो हर खेत को पानी पहुंचाने में कितना काम हुआ है? यहाँ भी आंकड़े काफी अच्छे हैं। 2016-17 में कुल सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर था, और अब 2024-25 में ये बढ़कर 2.76 करोड़ हेक्टेयर हो गया। यानी लगभग 60 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई है। जी, और इसका सीधा असर फसल सघनता पर दिखता है। फसल सघनता मतलब क्रॉप इंटेंसिटी? हाँ, ये 162.7% से बढ़कर 193.7% हो गई है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि एक साल में एक ही खेत पर कितनी फसलें उगाई जा रही हैं। 193% का मतलब है कि किसान अब साल में लगभग 2 फसलें सफलतापूर्वक ले पा रहे हैं। अच्छा, जहाँ पहले एक होती थी अब पानी की वजह से दूसरी भी हो रही है। बिल्कुल। जिससे किसान की आय बढ़ने की संभावना बनती है। यूपी को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, तो चीनी मिलों के लिए क्या किया गया है? 44 से ज्यादा चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है। और इससे क्षमता भी बढ़ी होगी। हाँ, 1.25 लाख TCD यानी टन प्रतिदिन पेराई की अतिरिक्त क्षमता बढ़ी है। और किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, गन्ने का भुगतान। जी, 2017 से अब तक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया गया है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गई है। बिल्कुल, और 92.45 लाख टन चीनी का उत्पादन भी किया गया।
अब बात करते हैं अन्नदाता की आय और सुरक्षा की। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जिक्र बहुत जरूरी है। हाँ, इसके तहत 21 किस्तों में 94,668 करोड़ रुपए का भुगतान सीधी बैंक खातों में किया गया है। और इससे प्रदेश के 3.12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिला है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऑनलाइन खांडसारी लाइसेंसिंग नीति भी लागू की गई। जी, और 285 नई इकाइयों को लाइसेंस भी दिए गए। अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज जरूरी हैं, तो इस दिशा में क्या हो रहा है? यहाँ एक बहुत ही दूरदर्शी योजना है। यूपी सरकार 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों में उन्नत बीज पार्क यानी एडवांस्ड सीड पार्क स्थापित कर रही है। एडवांस्ड सीड पार्क्स, यहाँ क्या होगा? यहाँ बीज प्रसंस्करण, स्पीड ब्रीडिंग और हाइब्रिड विकास की सुविधा होगी। इसका फायदा क्या होगा? बड़ा फायदा ये होगा कि बीज के लिए जो हमारी आयात पर निर्भरता है वो घटेगी और यूपी देश की सीड कैपिटल बन सकेगा। सीड कैपिटल यानी बीज राजधानी। ये एक बड़ा लक्ष्य है। जी, ये कृषि में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। तो अब हम आते हैं आखिरी स्लाइड पर, जो शायद पूरे आर्थिक सर्वेक्षण का सार प्रस्तुत करती है। बिल्कुल, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की नींव। ये आर्थिक समीक्षा सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि यूपी की सामर्थ्य का प्रमाण है। हाँ, ये राजकोषीय अनुशासन और आक्रामक विकास, जिसे एग्रेसिव ग्रोथ कहते हैं, उसका एक संतुलन दिखाती है। कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत ढांचा तैयार है। जी, और निष्कर्ष यही है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि एक दमदार राज्य बन चुका है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ। ये दावे तो बहुत बड़े हैं। और इस मामले में आंकड़े दावों का पूरा साथ दे रहे हैं। देखिए, 2016-17 में प्रदेश में लगभग 14,169 कारखाने थे। 14,000? हाँ, और अब ये संख्या बढ़कर 30,695 हो गई है। मतलब दोगुने से भी ज्यादा। ये सिर्फ इमारतों की गिनती नहीं है, ये रोजगार और उत्पादन में हुई सीधी बढ़ोतरी का सबसे बड़ा सबूत है। 30,000 से ज्यादा कारखाने, ये संख्या तो वाकई बहुत बड़ी है। पर जब भी इतनी तेजी से कोई बढ़ोतरी होती है तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये टिकाऊ है या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत निचले स्तर से शुरू हुए थे, इसलिए ये छलांग इतनी बड़ी दिख रही है? ये बहुत जायज सवाल है। इसे लो बेस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। कैसे? औद्योगिक क्षेत्र में 25% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जो देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये वृद्धि दर, जो पूरे भारत की औसत वृद्धि दर, जो लगभग 12% है, हाँ 11.9%, उससे भी दोगुनी है। तो हर पैमाने पर यह दोगुनी वृद्धि दिख रही है। ओह, तो मतलब प्रदेश सिर्फ खुद नहीं दौड़ रहा, बल्कि राष्ट्रीय औसत से दोगुनी रफ्तार से दौड़ रहा है। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। और शायद यही वजह है कि प्रदेश में बने सामान की मांग भी बढ़ी होगी। इतने कारखाने कुछ बना रहे हैं तो वो बिक भी रहा होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कारखानों में बना माल अगर गोदाम में ही पड़ा रहे तो उस विकास का कोई मतलब नहीं। और यहीं से कहानी जुड़ती है निर्यात से। हाँ, एक्सपोर्ट्स। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपी से 1.86 लाख करोड़ रुपए का सामान दुनिया के दूसरे देशों को बेचा गया। 1,86,000 करोड़। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसे समझने के लिए कोई तुलना कर सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि 2016-17 में यह आंकड़ा सिर्फ 0.84 लाख करोड़ था। मतलब पिछले 8 सालों में निर्यात दुगने से भी ज्यादा बढ़ा है। ये रकम भारत के कई छोटे राज्यों के कुल सालाना बजट से भी ज्यादा है। तो ये सब हो कैसे रहा है? क्या सिर्फ ज्यादा उत्पादन ही वजह है या नीतियों में भी कोई बड़ा बदलाव आया है? यहीं पर हमें अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर देखना होगा। आपको याद है हमने बात की थी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर है। हाँ। उसका एक नतीजा है अनुपालन बोझ यानी कंप्लायंस बर्डन को कम करना। इसका सीधा मतलब है व्यापार करने के लिए लगने वाले लाइसेंस, परमिट और कागजी कार्यवाही को आसान बनाना। और इस मामले में यूपी देश में पहले नंबर पर है। अच्छा, तो मतलब उद्यमियों के लिए जो लाल फीताशाही थी वो कम हुई है। इससे उन्हें अपना सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से बनाने और बेचने में आसानी हुई। बिल्कुल। जब एक व्यापारी का समय सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारने में लगता है तो उसका असर निर्यात पर सीधे तौर पर दिखता है। और इसी वजह से एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जमीन से घिरे राज्यों मतलब लैंडलॉक्ड स्टेट्स में यूपी पहले नंबर पर है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि बिना बंदरगाह वाले राज्यों के लिए
निर्यात करना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। और जब व्यापार करना आसान होता है तो बाहर से निवेशक भी पैसा लगाने आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे बड़े मंच पर भी इसकी गूंज सुनाई दी। जी, दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूपी ने लगभग 2.94 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर दस्तखत किए। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये पैसा आ कहाँ रहा है। हाँ, किन सेक्टर्स में? ये आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे भविष्य के उद्योगों में। ये संकेत है कि निवेशक यूपी को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए एक बड़े बाजार के तौर पर देख रहे हैं। ये बड़ा रणनीतिक बदलाव लगता है। मतलब अब सिर्फ पारंपरिक उद्योग नहीं बल्कि ज्ञान और तकनीक पर आधारित भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव रखी जा रही है। हाँ, और इसी नई अर्थव्यवस्था का एक और मजबूत स्तंभ है स्टार्टअप्स। भारत सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को टॉप परफॉर्मर का दर्जा मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ नए आइडियाज को सफल व्यापार में बदलने के लिए सही माहौल तैयार हो चुका है। बिल्कुल। एक तरफ तो ये हाईटेक स्टार्टअप्स हैं और दूसरी तरफ एक जनपद एक उत्पाद यानी ओडीओपी जैसी योजना जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम कर रही है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं? ये तो एकदम अलग दुनिया लगती हैं। यही इस मॉडल की खूबसूरती है। ये टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोच को एक साथ लेकर चल रहा है। ओडीओपी की सफलता इस बात में है कि इसने छोटे शहरों और कस्बों के पारंपरिक हुनर को एक ब्रांड पहचान दी है। जैसे भदोही की कालीन या कन्नौज का इत्र। जी, आज उन्हें एक संगठित बाजार मिल रहा है और आंकड़े बताते हैं कि इस योजना से 3.22 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये एक विशाल फैक्ट्री लगाने से बिल्कुल अलग मॉडल है। ये हजारों छोटे कारीगरों को मजबूत बनाने जैसा है। बहुत सटीक बात कही। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ने की कोशिश है। तो एक तरफ नोएडा में एआई पर काम हो रहा है और दूसरी तरफ मुरादाबाद में पीतल का कारीगर अपना सामान दुनिया को बेच रहा है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की मशीन तो तेजी से घूम रही है, लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए जो कुशल लोग चाहिए, क्या हम उन्हें तैयार कर रहे हैं? अब जरा प्रदेश के युवाओं की बात करते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का जिक्र है। ये योजना सीधे तौर पर मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्स में निवेश है। इसका लक्ष्य उन प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देना है जो आर्थिक तंगी की वजह से पीछे रह जाते थे। और इसका नतीजा कैसा रहा है? प्रदेश में इसके 163 केंद्र चल रहे हैं और अब तक 918 प्रशिक्षार्थी अलग अलग परीक्षाओं में सफल भी हो चुके हैं। ये दिखाता है कि सही मौका मिले तो प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। और शिक्षा के साथ साथ अब खेलों पर भी वैसा ही ध्यान दिख रहा है। एक जनपद एक खेल योजना भी ओडीओपी मॉडल पर ही आधारित लगती है ना? बिल्कुल, ये एक सफल फॉर्मूले को दोहराने जैसा है। हर जिले की एक खेल में पहचान बनाना और वहां विश्व स्तरीय सुविधाएं देना। लेकिन असली गेम चेंजर तो मेरठ में बन रहा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि एक खेल विश्वविद्यालय सिर्फ खिलाड़ी नहीं बनाता, वो कोच, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, मैनेजर, फिजियोथेरेपिस्ट मतलब एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करता है। तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और उसे चलाने के लिए युवा भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं पीछे छूट जाएं। इस सर्वे में नारी शक्ति को लेकर क्या कहा गया है? यहाँ 2 स्तरों पर काम दिखता है। एक है सुरक्षा, जिसके लिए सेफ सिटी परियोजना और एंटी रोमियो स्क्वाड जैसे कदम हैं। लेकिन दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा कदम है आर्थिक भागीदारी को लेकर, मतलब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। हाँ, एक बड़े श्रम सुधार के तहत अब महिलाओं को औद्योगिक कारखानों में रात की शिफ्ट में भी काम करने की इजाजत दे दी गई है। ये समान अवसर की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम लगता है। लेकिन इसे लागू करना बहुत मुश्किल हो सकता है। दस्तावेज कहता है कि कंपनियों को सुरक्षा और परिवहन सुनिश्चित करना होगा, पर असल में इसे जमीन पर कैसे लागू किया जाएगा? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है और यहीं पर प्रशासन की असली परीक्षा होगी। कानून बनाना पहला कदम है, लेकिन उसे सख्ती से लागू करवाना और एक सुरक्षित माहौल बनाना ही उसकी सफलता तय करेगा। तो मिशन शक्ति जैसे अभियान इसी के लिए हैं? जी, उनका असली उद्देश्य भी यही है कि कार्यस्थलों को इतना सुरक्षित बनाया जाए कि महिलाएं बिना किसी डर के अपनी आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ सकें। और शायद यही सोच बालिकाओं के लिए बनी योजनाओं में भी दिखती है, जैसे कन्या सुमंगला योजना। हाँ, कन्या सुमंगला योजना सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, ये समाज की सोच बदलने का एक प्रयास है। ये योजना बेटी के जन्म से लेकर उसकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देकर ये सुनिश्चित करती है कि परिवार उसे बोझ न समझे बल्कि एक संपत्ति समझे।
इसका सीधा असर कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता होगा। पड़ता है। और इसी तरह सामूहिक विवाह योजना भी है, जिसमें पिछले कुछ सालों में विवाहों की संख्या 5 गुना बढ़ी है। ये उन गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो बेटी की शादी के लिए कर्ज के जाल में फंस जाते थे। बिल्कुल, इसका सामाजिक असर भी बहुत गहरा है। ये दहेज जैसी कुप्रथाओं पर भी चोट करती है। सही बात है। ये सभी योजनाएं, चाहे वो दशमोत्तर छात्रवृत्ति हो या छात्रावास की सुविधा, एक ही लक्ष्य की तरफ इशारा करती हैं कि विकास का फायदा समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचे। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़ें तो उत्तर प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण से एक बहुत दिलचस्प तस्वीर उभरती है। एक तरफ हाईटेक निवेश, बढ़ता निर्यात और स्टार्टअप कल्चर है, और दूसरी तरफ पारंपरिक हुनर, महिला सुरक्षा और सामाजिक कल्याण पर भी उतना ही जोर है। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। सही कहा आपने। ये एक ऐसी कहानी है जहां आर्थिक विकास और सामाजिक समावेश को एक साथ साधने की कोशिश हो रही है। एक नई उड़ान की थीम सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि इन आंकड़ों के पीछे छिपी एक रणनीति लगती है। तो प्रदेश खुद को सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य की छवि से निकालकर एक आधुनिक औद्योगिक और सेवा अर्थव्यवस्था के तौर पर स्थापित करना चाह रहा है। प्रदेश। इस स्लाइड में उत्तर प्रदेश को भारत का रफ्तार इंजन कहा गया है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने में मतलब सबसे आगे है। अच्छा। और 3 पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और भविष्य की भी तो योजना है। बिल्कुल, 12 नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं। इन सबको मिला दें तो कुल संख्या 22 हो जाएगी। और ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे, इन्हें तो राज्य की आर्थिक रीढ़ कहा जा रहा है। सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये विकास के कॉरिडोर्स हैं। ये इकोनॉमी को ड्राइव करेंगे। और एक और जरूरी तथ्य, एक और एग्जाम अलर्ट है यहाँ। हाँ, नेशनल हाईवेज वाला। जी, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। यहाँ से लगभग 90 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब बात करते हैं और नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ये स्लाइड है वाराणसी रोपवे के बारे में। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट है। वाराणसी जैसे प्राचीन और कह सकते हैं व्यस्त शहर में शहरी परिवहन के लिए रोपवे बनाना, ये तो एक ऐतिहासिक कदम है। बिल्कुल, और ये भारत का प्रथम अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट है। मतलब शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाला ये पहला रोपवे सिस्टम है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भीड़-भाड़ कम करना? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य भीड़-भाड़ वाले इलाकों में यात्रा को आसान और आधुनिक बनाना है। और ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, और एग्जाम के लिए जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि ये भारत का पहला और दुनिया का तीसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम होगा। ये तथ्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिल्कुल। सड़कों के बाद अब बात करते हैं रेल नेटवर्क की। और इस मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। जी हाँ, नंबर 1 पर। यूपी के पास देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। और इसमें भी जो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी EDFC है, उसका तो बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, ये मालगाड़ियों के लिए बनाया गया एक विशेष रेलवे ट्रैक है, एक तरह से मालगाड़ियों का अपना एक्सप्रेसवे। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है। जी। ये कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक जाता है। कुल लंबाई 1839 किलोमीटर है। इसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा? देखिए, इससे औद्योगिक माल ढुलाई में एक क्रांति आएगी। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो खर्चा है, लॉजिस्टिक्स लागत, हाँ, वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी। चीजें तेजी से और भरोसे के साथ पहुंचेंगी। और परीक्षा के लिए जरूरी बात यह है कि यूपी में EDFC की लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। तो जमीन से अब आसमान की ओर चलते हैं। बात करते हैं एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। 5? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी की स्थिति क्या है? अभी राज्य में 16 हवाई अड्डे संचालित हैं, जिनमें 12 घरेलू हैं और 4 अंतर्राष्ट्रीय। और 5वां कौन सा होगा? वो होगा जेवर में बन रहा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जब वो शुरू हो जाएगा तो यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। तो ये 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? नाम याद रखने जरूरी हैं। जी, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या। और 5वां होगा जेवर। बिल्कुल। और कुल मिलाकर राज्य में 24 हवाई अड्डे या तो प्रस्तावित हैं या निर्माणाधीन हैं। कमाल है। अच्छा, किसी भी विकास के लिए ऊर्जा सबसे जरूरी है। जी। तो आइए इस क्षेत्र में यूपी की प्रगति देखें। हाँ, बिना पावर की तो कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ भी आंकड़े बहुत प्रभावशाली हैं। 2017 से अब तक राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में
13,000 मेगावाट से ज्यादा की वृद्धि हुई है। मतलब 55% से भी अधिक की छलांग है ये। और इसमें सौर ऊर्जा पर भी जोर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। राज्य की कुल बिजली में सौर ऊर्जा का योगदान 23% है और इसे बढ़ाकर 27% करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है। हाँ, इस क्षेत्र में उत्पादन 5.53 हजार मेगावाट से बढ़कर 9.8 हजार मेगावाट हो गया है। इसे आप एक ऊर्जा क्रांति का संकेत मान सकते हैं। और दिसंबर 2025 तक का क्या लक्ष्य है? दिसंबर 2025 तक राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 36.74 हजार मेगावाट हो जाने का अनुमान है। ये लक्ष्य वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आधुनिक शहरी और क्षेत्रीय परिवहन की, रैपिड रेल और मेट्रो। जी, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS परिवहन में एक ऐतिहासिक पहल है, जिसे नमो भारत ट्रेन भी कहते हैं। हाँ, और साहिबाबाद तक इसका संचालन शुरू भी हो चुका है। और मेट्रो का भी तो विस्तार हो रहा है ना? बिल्कुल। आगरा, कानपुर, लखनऊ और नोएडा में मेट्रो सेवाएं पहले से ही चल रही हैं। और आगे की क्या योजना है? आगे गोरखपुर और प्रयागराज में नई मेट्रो परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। तो एग्जाम के लिहाज से RRTS का मुख्य उद्देश्य दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा के समय को बहुत कम करना है ना? बिल्कुल, ये आधुनिक और तेज परिवहन का एक प्रतीक है। अब हम राज्य के एक विशेष क्षेत्र बुंदेलखंड पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाँ, बिड़ा। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये बुंदेलखंड की एक नई औद्योगिक क्रांति की तरह है। आप कह सकते हैं बिड़ा का गठन इस क्षेत्र को एक बड़ा आर्थिक केंद्र बनाने के लिए ही किया गया है। इस प्रोजेक्ट का पैमाना कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 चरणों में कुल 56,662 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। अच्छा। पहले चरण में 35,298 एकड़ में से लगभग 22,982 एकड़ भूमि अधिग्रहित की भी जा चुकी है। और विजन क्या है? विजन है कि यहाँ नोएडा यानी NOIDA की तर्ज पर एक भव्य औद्योगिक शहर बसाया जाए। तो परीक्षा के लिए बिड़ा नाम और इसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को नई गति और दिशा प्रदान कर रहा है। बिल्कुल। चलिए हमारी आज की आखिरी स्लाइड पर चलते हैं, जो शहरीकरण पर है। अर्बनाइजेशन, जो कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में शहरीकरण की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। 2011 में ये 22.3% थे। और अनुमान है कि 2026 तक ये 27.6% और 2031 तक 29.5% हो जाएगी। और एक संभावना ये भी है कि 2046 तक ये 35.8% तक पहुंच सकती है। तो इस बढ़ते शहरीकरण को मैनेज करने के लिए सरकार क्या कर रही है? इसके लिए राज्य में 100 नई टाउनशिप की योजना है। 100 नई टाउनशिप? जी, जिसमें से 34 पर काम शुरू भी हो चुका है। ये प्लान्ड टाउनशिप होंगी। तो एग्जाम के लिए ये समझना जरूरी है कि शहरीकरण का ये बढ़ता स्तर राज्य की आर्थिक प्रगति मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा संकेत है। सही बात है। तो आज हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे, रेलवे, हवाई अड्डों, ऊर्जा और नए औद्योगिक शहरों के निर्माण के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। जी। ये सभी प्रोजेक्ट्स न केवल कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं बल्कि प्रदेश की आर्थिक तस्वीर को भी पूरी तरह से बदल रहे हैं। हमने आंकड़ों और योजनाओं को तो देख लिया। अब एक सोचने वाली बात यह है कि इस तेज विकास का आम नागरिक के जीवन पर, रोजगार पर और पर्यावरण पर आने वाले 10 सालों में क्या और कैसा असर पड़ेगा? हाँ, क्या ये विकास समावेशी होगा? थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि यूपी के बारे में सोचते ही दिमाग में एक्सप्रेसवे आते हैं, जलमार्ग नहीं। यही तो इस रिपोर्ट का पहला चौंकाने वाला पॉइंट है। देखिए, देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। हाँ। और उनमें से 11 अब अकेले उत्तर प्रदेश में है। 11? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हो रहा है। जल परिवहन पर बहुत फोकस है। और इसमें से वाराणसी से हल्दिया वाला जो 425 किलोमीटर का मार्ग है वो तो पूरी तरह चालू भी है। हाँ, और उसे भविष्य में अयोध्या तक बढ़ाने की भी योजना है। सोचिए, कनेक्टिविटी कहाँ तक जा रही है। और सिर्फ गंगा यमुना ही नहीं, अब घाघरा, गोमती, गंडक, इन नदियों को भी व्यापार का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसकी लागत कम करना। जो भारी सामान है वो अब जहाजों से जा सकता है, जो सड़कों से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी फैक्ट है जो मुझे लगता है एग्जाम के लिए भी जरूरी है। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल। हाँ, ये वाराणसी में स्थापित किया गया है। ये मल्टी मॉडल का मतलब क्या है, जरा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि ये एक सुपर जंक्शन है। एक ही पॉइंट पर नदी, सड़क और रेल तीनों आकर मिलते हैं। अच्छा। तो सामान जहाज से उतारकर सीधे ट्रेन या ट्रक पर लादा जा सकता है। कोई देरी नहीं, कोई झंझट नहीं। वाह, ये तो पूरी सप्लाई चेन को बदल सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है,
परिवहन से अब आते हैं सर्विस सेक्टर पर, जो किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की जान होती है। और उत्तर प्रदेश 3 बड़े टेक हब विकसित कर रहा है। जी, और ये दिखाता है कि राज्य सिर्फ पारंपरिक उद्योगों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता। पहला तो है नोएडा, वो तो खैर हम सब जानते हैं, एक बड़ा IT हब है ही। हाँ, वो तो एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन जो बाकी 2 हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लखनऊ, जिसे AI सिटी बनाया जा रहा है, और तीसरा है कानपुर, जिसे ड्रोन हब बनाया जा रहा है। कानपुर, ये थोड़ा अजीब नहीं? कानपुर तो हमेशा से एक इंडस्ट्रियल शहर रहा है, लेदर, टेक्सटाइल। यही तो इसमें खास बात है। देखिए, लखनऊ राजधानी है, तो वहाँ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाना समझ आता है, क्योंकि ये डेटा और गवर्नेंस से जुड़ा है। और कानपुर का जो औद्योगिक DNA है, उसी को एक नया मोड़ दिया जा रहा है। ड्रोन भी तो एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग ही है, बस भविष्य की टेक्नोलॉजी वाली। अच्छा, तो ये सिर्फ रीब्रांडिंग नहीं है, बल्कि शहर की पुरानी पहचान को ही भविष्य के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। ये तिकड़ी याद रखने लायक है, लखनऊ AI और कानपुर ड्रोन। ठीक है, अब आते हैं उस सेक्टर पर जो शायद यूपी की सबसे बड़ी पहचान है, पर्यटन। और यहाँ पर आंकड़े आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देंगे। मैंने भी जब ये आंकड़े देखी तो मैं हैरान रह गई। साल 2024 में 64.91 करोड़ पर्यटक यूपी आए। लगभग 65 करोड़। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अगला आंकड़ा देखिए, अनुमान है कि 2025 में कुंभ मेले की वजह से ये संख्या लगभग 2.5 गुना बढ़ जाएगी। हाँ, और ये पहुंच जाएगी 156.18 करोड़ तक। 156 करोड़, ये तो अविश्वसनीय है। ये तो कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। बिल्कुल। आप बस इसके स्केल की कल्पना कीजिए। इतने लोगों को ट्रांसपोर्ट, रहना, सुरक्षा, ये अपने आप में एक अस्थायी देश बसाने जैसा है। और इसका केंद्र जाहिर है वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, बौद्ध सर्किट, ये सब है। जी, ये दिखाता है कि यूपी अपनी सांस्कृतिक विरासत को एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति में बदल रहा है। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं, ये विशुद्ध अर्थशास्त्र है। सही बात है। खैर, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बैंकिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस मामले में यूपी की क्या स्थिति है? यहाँ एक आंकड़ा है जो पूरी कहानी कह देता है। जनधन योजना। अच्छा। जनधन योजना में बैंक खाते खोलने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। पहले स्थान पे कितने खाते हैं? 10.22 करोड़ खाते। 10 करोड़ से ज्यादा? हाँ, इसका सीधा मतलब है वित्तीय समावेशन, यानी अब पैसा सीधे लोगों के बैंक खातों में जा रहा है बिना किसी लीकेज के। और एक और शब्द है रिपोर्ट में, CD अनुपात। ये बढ़कर 60.39% हो गया है। इसका क्या मतलब है? CD अनुपात मतलब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। आसान भाषा में कहें तो अगर बैंकों में 100 रुपए जमा हुए तो बैंक ने उसमें से 60 रुपए से ज्यादा का लोन वापस बाजार में दे दिया। अच्छा, मतलब लोग लोन ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। और इसमें एक और खास बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में 39,880 BC सखी। ये कौन है? ये महिलाएं हैं जो गांव में घर घर जाकर बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं। ये जमीनी स्तर पर इस वित्तीय क्रांति की असली नायिका हैं। वाह। चलिए अब बात करते हैं आम आदमी के जीवन की, ईज ऑफ लिविंग की। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, पेट्रोल डीजल की कीमतें। हाँ, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे हर किसी की जेब पर असर डालता है। और रिपोर्ट का दावा है कि पूर्वोत्तर राज्यों को अगर छोड़ दें तो पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें यूपी में सबसे कम है। जी, और इसका सीधा कारण है टैक्स। पेट्रोल पर टैक्स सिर्फ 19.36% है और डीजल पर तो ये बस 10.47% है। तो टैक्स की दरें कम रखी गई हैं। हाँ, ये एक सोची समझी नीति है ताकि आम आदमी पर बोझ कम पड़े और ईज ऑफ लिविंग बेहतर हो। सही है। अब आते हैं एक और जरूरी पहलू पर, स्वास्थ्य। एक स्वस्थ समाज ही तो प्रगति कर सकता है। बिल्कुल, और यहाँ आयुष्मान भारत योजना के आंकड़े बहुत प्रभावशाली हैं। देश में सबसे ज्यादा। हाँ, देश में सबसे ज्यादा। जनवरी 2026 तक 5.46 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए हैं। 5.5 करोड़ के करीब। ये तो बहुत बड़ी आबादी को कवर कर रहा है। बहुत बड़ी, मतलब इतने परिवारों को अब 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिल गई है। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। निश्चित रूप से। और दूसरा बड़ा आंकड़ा है टीकाकरण का। हाँ, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2024-25 में 100% बच्चों का टीकाकरण हुआ है। 100%। अगर ये जमीनी हकीकत है तो ये पब्लिक हेल्थ में एक मील का पत्थर है।
और भविष्य का लक्ष्य भी रखा गया है सितंबर 2025 तक और 28.62 लाख बच्चों के टीकाकरण का। तो ये दिखाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में यूपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आयुष्मान कार्ड बनाने में तो देश में टॉप पर है ही। ठीक है, स्वास्थ्य के बाद अब बात शिक्षा और कौशल की, और यहाँ एक रिपोर्ट का जिक्र है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025। हाँ, ये वीबुक्स द्वारा प्रकाशित होती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार संख्यात्मक कौशल यानी क्वांटिटेटिव स्किल्स में यूपी ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। बिल्कुल, 80.12% के स्कोर के साथ। एक मिनट, क्वांटिटेटिव स्किल्स में नंबर 1 मतलब गणित और तर्क क्षमता में यूपी के युवा पूरे देश में सबसे आगे हैं। हाँ, रिपोर्ट तो यही कहती है। ये कैसे संभव है? मेरा मतलब, हम हमेशा सोचते हैं बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे ये टेक हब हैं, वहां के युवा आगे होंगे। ये वाकई में हैरान करने वाला आंकड़ा है और इसका मतलब बहुत गहरा है। आज की डेटा ड्रिवन दुनिया में ये स्किल सबसे जरूरी हैं। तो मतलब यूपी के युवा उन नौकरियों के लिए तैयार हैं जिनमें एनालिटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। ये राज्य के लिए एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो हमने वर्तमान की बात कर ली, अब आखिर में भविष्य के विजन को देखते हैं। विकसित उत्तर प्रदेश एट 2047। ये भविष्य का रोड मैप है कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक उत्तर प्रदेश को कहां पहुंचना है। और इसकी 3 मुख्य प्राथमिकताएं हैं: हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संतुलन। ये तीनों शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और भविष्य के लिए जरूरी भी हैं। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी चुनौती भी है ना? बिल्कुल। तेज विकास और पर्यावरण संतुलन, इन दोनों में तालमेल बिठाना ही सबसे मुश्किल काम होता है। और इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है IMLC। हाँ, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर। ये 26 जिलों में बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि फैक्ट्री और उसे सपोर्ट करने वाला लॉजिस्टिक्स जैसे गोदाम, सड़कें, पोर्ट सब एक ही जगह पर। जी, इससे लागत घटती है, एफिशिएंसी बढ़ती है और काम तेजी से होता है। और 84% भूमि अधिग्रहण हो भी चुका है, मतलब काम तेजी से चल रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण का अगर हम सार निकालें तो क्या कहेंगे? सार यही है कि राज्य की अर्थव्यवस्था एक बहुत मजबूत नींव पर खड़ी दिख रही है। और विकास संतुलित है, मतलब कृषि, उद्योग और सेवा तीनों क्षेत्रों में एक साथ प्रगति हो रही है। हाँ, किसी एक पर निर्भरता नहीं है और आम जन को राहत देने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने दोनों पर ध्यान दिया गया है। और संकल्प यही है कि विकसित भारत के निर्माण में यूपी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, आंकड़े और योजनाएं तो यही दिशा दिखा रहे हैं। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आंकड़े और योजनाएं काफी प्रभावशाली हैं। इसमें हम जानेंगे कि हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर कैसे आगे बढ़ रहा है। और खास तौर पे हम उन क्षेत्रों की बात करेंगे जहां उत्तर प्रदेश, आप कह सकते हैं, देश में नंबर 1 पर है। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी राज्य सरकार की एक आधिकारिक रिपोर्ट स्टेट प्रोफाइल पर आधारित है। तो ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारी पहली स्लाइड में दिख रहा है, आज का विषय है प्रगति के पथ पर अग्रसर उत्तर प्रदेश, जिसमें हम 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला, कि विकास की कौन सी नई ऊंचाइयों को छुआ गया है। दूसरा, हम उन सेक्टर्स की बात करेंगे जिनमें यूपी ने राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब नेशनल लेवल पर, पहली रैंक हासिल की है। और सबसे जरूरी, हम उन आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो परीक्षा के लिहाज से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो फिर पहली स्लाइड पर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। देखिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए उसकी बुनियाद, मतलब सड़कें, हाईवेज, ये सब बहुत जरूरी होता है। और यहीं पर लीड्स इंडेक्स 2024 का जिक्र आता है। रिपोर्ट कहती है कि यूपी को लगातार तीसरी बार अचीवर ग्रेड मिला है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस इंडेक्स को ऐसे समझिए कि ये बताता है कि किसी राज्य में सामान की ढुलाई, मतलब लॉजिस्टिक्स, कितनी आसान है। अच्छा। अचीवर ग्रेड का मतलब है कि यहाँ बिजनेस करना, सामान भेजना, ये सब काफी आसान हो गया है। और इसी के लिए प्रदेश को उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का पुरस्कार भी मिला है। और इसी में एक और बड़ी बात है, SCR यानी राज्य राजधानी क्षेत्र। जी बिल्कुल, ये दिल्ली NCR की तर्ज पर बनाया जा रहा है। लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों को मिलाकर एक बड़ा इकोनॉमिक जोन तैयार हो रहा है। इसका एरिया कितना होगा लगभग? इसका क्षेत्रफल आप मान के चलिए लगभग 26,756 वर्ग किलोमीटर होगा।
बहुत बड़ा है ये। तो एग्जाम के लिए ये याद रखना जरूरी है कि लीड्स इंडेक्स में यूपी को अचीवर ग्रेड मिला है। ये सवाल बन सकता है। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। कृषि उत्पादन, जिसमें उत्तर प्रदेश हमेशा से ही आगे रहा है। हाँ, और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। कृषि में उत्तर प्रदेश पूरे देश में अव्वल है। कुल खाद्यान्न उत्पादन जैसा कि हम देख सकते हैं 737.4 लाख मीट्रिक टन है। ये बहुत ही बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। और अगर हम कुछ खास फसलों की बात करें तो जैसे गन्ना, इसका उत्पादन 2453.5 लाख मीट्रिक टन है, देश में सबसे ज्यादा। और आलू और आम में भी यही हाल है। आलू 245.9 लाख मीट्रिक टन और आम 61.5 लाख मीट्रिक टन। इसके अलावा केला, अमरूद, आंवला और मेंथा में भी प्रदेश आगे है। हाँ, ये बात खास तौर पर नोट करने वाली है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में आंवला और मेंथा के उत्पादन में पहले स्थान पर है। जी, ये कैश क्रॉप्स हैं और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब अगली स्लाइड पर आते हैं और यहाँ बात हो रही है दुग्ध उत्पादन और पर्यावरण की। हाँ, दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। दुग्ध उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है ही। 388.15 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन है। जी, पूरे देश में प्रथम। लेकिन जो दूसरी बात है वो बहुत दिलचस्प है, वृक्षारोपण अभियान। हाँ, प्रदेश ने एक ही अभियान में 37.21 करोड़ पौधे लगाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और इसी से जुड़ी एक और अनोखी पहल है कृषि वानिकी या कार्बन क्रेडिट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने किसानों को पेड़ लगाने के बदले कार्बन क्रेडिट का पैसा दिया है। मतलब किसानों को पर्यावरण की मदद करने के लिए एक तरह से आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बिल्कुल सही, सरल शब्दों में यही मतलब है। तो ये सवाल भी बन सकता है, किसानों को कार्बन क्रेडिट से धनराशि देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? और जवाब है उत्तर प्रदेश। पीएम जनधन योजना का रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10.22 करोड़ खाते खोले गए हैं, देश में सबसे ज्यादा। सोचिए, 10 करोड़ से ज्यादा। ये दिखाता है कि कितने लोग फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। और सिर्फ जनधन ही नहीं, अटल पेंशन योजना में भी प्रदेश पहले स्थान पर है। जी, इसमें भी 14.77 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। और फिर है स्टैंड अप इंडिया योजना। ये योजना उद्यमियों को, मतलब एंटरप्रेन्योर्स को, व्यापार के लिए लोन देती है। इसमें भी प्रदेश में 21,891 उद्यमियों को लगभग 3.79 हजार करोड़ का लोन दिया गया है। तो ये याद रखने वाली बात है कि स्टैंड अप इंडिया योजना में भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। जी, चलिए अब बात करते हैं आवास और जन कल्याण की। और इसमें सबसे बड़ी योजना है पीएम आवास योजना। रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए घर बनाने में भी सबसे आगे है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में 36 लाख से ज्यादा और शहरी क्षेत्र में लगभग 17 लाख घर बनाए गए हैं। दोनों में ही प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद है पीएम उज्ज्वला योजना। ये भी एक बहुत सफल योजना रही है। इसके तहत प्रदेश में 1.85 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। ये भी देश में सबसे ज्यादा है। जी, और स्वच्छ शौचालय निर्माण में भी प्रदेश ने बहुत काम किया है। 2017 से 2026 के बीच 2.74 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है। तो उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने में यूपी देश में प्रथम है। ये एक और की पॉइंट है। बिल्कुल। अब आते हैं स्मार्ट गवर्नेंस और तकनीक पर, मतलब शासन के कामों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, ई गवर्नेंस जिसे कहते हैं। इसमें पहला जिक्र है ई मार्केट प्लेस यानी जीएम का। ये क्या है? ये एक सरकारी ऑनलाइन बाजार है, जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट होता है। सरकारी विभाग अपनी जरूरत का सामान यहाँ से खरीदते हैं। और सरकारी खरीदारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। जी हाँ, इसका मतलब है कि सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ी है। दूसरा है ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली। ये मुकदमों की पैरवी के लिए एक डिजिटल सिस्टम है। पुलिस, वकील, कोर्ट सब इससे जुड़े होते हैं, जिससे केस तेजी से चलता है। और इसके उपयोग में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। जी, और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके खाते में भेजने वाला भी ये पहला राज्य है। तो ये जरूर याद रखना चाहिए कि ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के उपयोग में यूपी का भारत में पहला स्थान है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं संस्कृति और उससे जुड़े विश्व कीर्तिमान की। और इसमें सबसे पहले नाम आता है अयोध्या दीपोत्सव का। हाँ, अयोध्या में हुए दीपोत्सव में 26.17 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ये एक बहुत बड़ा आयोजन था और इसने विश्व स्तर पर ध्यान खींचा। और 2025 में
एक नया कीर्तिमान बनाने की भी योजना है। जी, परीक्षा के लिए ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक 26.17 लाख दिए। बिल्कुल। अब हमारी आखिरी स्लाइड पर आते हैं, जो एक तरह से अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन है। हाँ, ये एक सारांश है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश। तो इसमें मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? कृषि में जैसा हमने देखा, खाद्यान्न, गन्ना, आलू, दूध उत्पादन में प्रथम। योजनाओं में पीएम आवास, उज्ज्वला, जनधन और अटल पेंशन में भी प्रथम। शासन की बात करें तो जीएम पोर्टल और ई प्रोसिक्यूशन में प्रथम। और पर्यावरण के क्षेत्र में वृक्षारोपण और किसानों को कार्बन क्रेडिट देने में भी अग्रणी। तो जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये आपको रिवीजन करने में बहुत मदद करेगा। जी, ये सारे पॉइंट्स एक जगह पर मिल जाएंगे। तो आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश किन किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश का नेतृत्व कर रहा है। ये सभी आंकड़े परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, ये सब फैक्ट्स और नंबर्स याद रखना बहुत जरूरी है। और जाने से पहले एक सवाल सबके लिए छोड़कर जाते हैं। सोचिएगा कि इन सभी क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर आने से प्रदेश के आम नागरिक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और भविष्य में उत्तर प्रदेश को किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।